स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। तो 11 बजे में 11 खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ड्रैगन मॉल को गिरा दिया है, जिसको अवैध रूप से बनाया गया था। तो अतिक्रमण के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई चल रही है, उसी फेरिस्त में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्रैगन मॉल है जो आवासीय नक्शे पर बना था, यानी कि जहां पर रिहायशी इलाका था, जहां पर रहने के लिए घर बनने थे, वहां पर कमर्शियल ये मॉल बना दिया गया। तो नियम के खिलाफ इस मॉल का निर्माण हुआ था। तो एलडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रैगन मॉल को ध्वस्त किया है। तो ये एक बड़ी खबर है। तस्वीरों में आप देखिए कि जहां जहां अवैध कब्जा है, जहां जहां अतिक्रमण है, या फिर जहां नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया गया है, कार्रवाई हो रही है और सिरे से कार्रवाई हो रही है। और ये जो तस्वीरें हैं वो ड्रैगन मॉल की तस्वीरें हैं। दरअसल ये वो इलाका है जहां केवल आवासीय निर्माण हो सकता है, यानी कि रहने वाले घरों का या फ्लैट जो भी है उसका निर्माण हो सकता है। कमर्शियल यूज पर इस जमीन को नहीं लिया जा सकता, लेकिन यहाँ एक मॉल बना दिया गया। तो फिलहाल इस पर कार्रवाई हुई है और इसे ध्वस्त किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं लखनऊ की, जहां ड्रैगन मॉल को एलडीए ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया है। तो रिहायशी इलाके की जमीन थी, आवासीय नक्शे पर ये मॉल बना था। तो ये कमर्शियल यूज के लिए यहाँ पर ये मॉल बनाया गया था। तो इसको ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि नियमों के खिलाफ इसका निर्माण किया गया था। तो बड़ी कार्रवाई है, पूरे मॉल को ढा दिया गया। तो ऐसा नहीं कि दिनों रातों रात ही मॉल खड़ा हो गया, लेकिन कहीं भी आप देखें, जो सालों से जहां अवैध कब्जे थे, जहां कार्रवाई के लिए कोई भी अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो फिलहाल अब चाहे वो छोटा निर्माण हो या बड़े से बड़ा निर्माण, कितने भी आलीशान बंगले हो, सबको ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो प्रशांत, कोई भी हो, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग, इमारत, मॉल हो, अगर गलत तरीके से बनी तो ध्वस्त किया जाएगा। तो बताइए जरा, ड्रैगन मॉल पर किसके तहत कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं, ड्रैगन मॉल की अगर बात करें तो पूर्व में भी एलडीए के द्वारा जो अभियान अवैध निर्माणों को लेकर के जो अभियान चलाया गया था, उसी कड़ी में उसके ऊपर भी उस समय पे हल्की छुटपुट कार्रवाई हुई थी। लेकिन कोर्ट की शरण में जाने के बाद में मोहम्मद सलीम का जो ये लालबाग में ड्रैगन मॉल स्थित था, उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर वो कोर्ट चले गए थे, जिसको लेकर के कोर्ट में भी जब उनको राहत नहीं मिली, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ एलडीए ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अवैध निर्माण जो रिहायशी इलाकों में बने हुए हैं, जिसके तहत कहीं पे भी किसी भी प्रकार की असुविधा जो लोगों को हो रही है, उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे में पूर्व की सरकारों में बने हुए इस तरीके के तमाम ऐसे मॉल जिसको एलडीए ने चिन्हित किया है और इस तरीके की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में साथ ही साथ इस बात की भी एलडीए तफ्तीश कर रहा है कि इन मॉल्स में जिस प्रकार के यहाँ के लैंड यूज चेंज किए बिना यहाँ पर जिस तरीके के मॉल बनाए गए थे, उसको लेकर के भी एक बड़ी कार्रवाई यहाँ एलडीए के द्वारा की गई है। साथ ही साथ इस अभियान के तहत ऐसे तमाम अवैध निर्माणों को एलडीए चिन्हित कर रहा है। साथ ही साथ लालबाग जैसी जगहों पर जो पुराने लखनऊ की जगहें हैं, उसको लेकर के भी एलडीए ने अपने इस अभियान को काफी तेज किया है। साथ ही साथ इस कड़ी में जो इस तरीके के और अवैध मॉल्स हैं, जो और अवैध निर्माण है, जहां कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, उसको भी लेकर के प्रीति एलडीए चिन्हित करता जा रहा है। जल्दी जल्द वहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को एलडीए के द्वारा मिलेगी। प्रीति बिल्कुल। और प्रशांत, क्योंकि अगर ये निर्माण हुआ है तो कहीं ना कहीं विभागों से जो क्लियरेंस मिला होगा या जहां से नक्शा पास हुआ होगा, तो वो लोग भी मिले होंगे। तो ऐसे में विभाग के अंदर भी झांका जाएगा कि उस वक्त कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा होने दिया। जी बिल्कुल प्रीति, अगर बात करें एलडीए के अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत इसमें सामने आई थी। पूर्व में नक्शे को पास करने के लिए एक बड़ा खेल अधिकारियों के द्वारा खेला जाता था। साथ ही साथ लोकल स्तर पर जो थाने थे, उनके द्वारा उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। एलडीए ने इसमें स्पष्ट किया है कि उस समय के जो अधिकारी, जो नक्शे के साथ ही साथ कमर्शियल के जो लैंड यूज चेंज करने के लिए जो अधिकारी वहां पर थे, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के जो लोग थे, जिनके द्वारा इन मॉलों का निर्माण वहां पर कराया गया, जो नियमों को ताक पर रख करके किया गया, तो उसमें उन अधिकारियों को विशेष रूप से चिन्हित किया जा रहा है जिनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। साथ ही साथ में जिन्होंने नियमों को ताक पर रख करके जो नो ड्यूज हो, चाहे नक्शा पास करना हो, इस कार्रवाई को किया। तो एलडीए उन अधिकारियों की भी एक सूची बना रहा है। इसको जल्दी से जल्द मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने की तैयारी एलडीए कर रहा है। प्रीति चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। तो वाकई में बड़ी कार्रवाई है कि इतना बड़ा मॉल खड़ा हो जाता है, वो भी नियमों के खिलाफ। तो क्या वाकई में एलडी के अंदर, विभाग के अंदर, या जो जो संबंधित विभाग है उनके अंदर कोई जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर ये होने दिया? तो अब ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया प्रशांत आपका जानकारी के लिए। तो ये लखनऊ का ड्रैगन मॉल है जो उस इलाके में बना था जहां पर कोई भी कमर्शियल निर्माण नहीं हो सकता। तो फिलहाल इसको ध्वस्त किया जा रहा है। और लोन मेरा शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर एमएसएमई सेक्टर की पूर्व स्थापित 2,67,980 इकाइयों को
6,565 करोड़ रुपए के ऋण भी वितरण करने के साथ ही 1,35,666 नवीन इकाइयों को भी 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। यानी इस प्रकार 4,03,646 इकाइयों को कुल 10,999 करोड़ रुपए के ऋण इससे पूर्व ही उपलब्ध कराया गया। एमएसएमई सेक्टर के मदद अभियान के तीसरे चरण में पूर्व में स्थापित 1,39,538 इकाइयों को 3,180 करोड़ रुपए का ऋण आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत वितरित किया गया। इसके अलावा 1,29,753 नवीन एमएसएमई इकाइयों को भी 4,661 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए। इस प्रकार 2,69,291 एमएसएमई इकाइयों को 7,841 करोड़ रुपए के ऋण वितरण उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए एमएसएमई विभाग द्वारा निरंतर बैंकों से समन्वय स्थापित करने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर प्रदेश के हर एक जनपद में ऑनलाइन लोन मेला यानी ऋण मेला आयोजित किए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये है कि जिन क्षेत्रों में लोन की समस्या थी और कोई भी युवा अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता था, अपना कारोबार स्वयं का स्थापित करना चाहता था या अपने परंपरागत चले आ रही कारीगरी को और हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए उसे थोड़ी पूंजी की आवश्यकता थी, वह पूंजी के लिए धनराशि जब बैंकों से स्वयं जुड़ा है और स्थानीय स्तर पर बैंकों ने रुचि ली, तो आज उसका परिणाम है कि व्यापक पैमाने पर लोगों को लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर एमएसएमई इकाइयों को प्रदेश सरकार ने और भी आगे बढ़ाने के लिए पहले ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करके उनकी मदद से कहीं भी इस सेक्टर में पूंजी की कमी न होने पाए, इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी 15 एमएसएमई इकाइयों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो एमओयू किया था, उसके अंतर्गत हमारी 15 इकाइयाँ बीएससी में लिस्टिंग कराकर उनके माध्यम से उनके उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऋण वितरण से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को निश्चित ही लाभ मिलेगा और इसका जो सीधा संबंध है, यानी स्थानीय स्तर पर न केवल आम नागरिक को स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को भी ये साकार करने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज प्रदेश के अंदर एक साथ इतने बड़े पैमाने पर ये लोन वितरण की कार्रवाई एमएसएमई इकाइयों के लिए, चाहे नवीन इकाई स्थापित करने का हो या पुरानी इकाइयों को पूंजी के अभाव में जो उसका विस्तार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए इस लोन की आवश्यकता थी। आज इस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा समेत अपने सभी बैंकर्स को, जिन्होंने रुचि लेकर के प्रदेश के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर रहे हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ा करके प्रदेश के अंदर जो उपलब्ध संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर उतार करके प्रत्येक इस क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमी को, व्यवसायी को
युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर माहौल हम देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस ऑनलाइन लोन मेला के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी के प्रति अपनी हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और हम लोग स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो उसी दिशा में एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसमें लगभग 3.5 लाख इकाइयों को लोन दिया जाएगा। तो 3,54,000 इकाइयां हैं जो ऋण लेकर, लोन लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर महोबा से है, जहां बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाया नहीं जा सका। लगभग 12 घंटे तक का रेस्क्यू चला, लेकिन उसके बाद जब बच्चे को वहां से निकाला गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिंदगी की जंग हार गया बाबू। तो कुलपहाड़ कोतवाली के बुधौरा गांव में ये घटना हुई थी, जहां ये बच्चा बोरवेल में गिर गया था। तो लगभग 20 घंटे लग गए इसको वहां से निकालने में, और ये दुखद रहा कि जब बच्चे को वहां से तुरंत निकालकर अस्पताल ले जाया गया तब उसकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इससे पहले तमाम एसडीआरएफ की टीमें, प्रशासनिक टीमें, पुलिस, हर कोई मौके पर था और कोशिश हो रही थी कि बच्चे को जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, लेकिन बोरवेल काफ़ी गहरा था और 20 घंटे का वक्त लग गया। और यही 20 घंटे इस बच्चे की ज़िंदगी पर भारी पड़ गए। और जब उसको निकाल कर अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। महोबा के कुलपहाड़ के धनौरा गाँव में ये घटना हुई थी। बोरवेल से जिस बच्चे को हमारे पास अभी लाया गया, उसका हम लोगों ने पूरी तरह से चेकअप किया और बच्चे को हम लोगों ने मृत पाया है। ठीक है, और थोड़ा सा और एग्जामिनेशन करने पे उसके आई रिफ्लेक्सेस वगैरह, PRPL ये सब देखने पे और राइगर मोर्टिस टाइप का देखने पे ये भी लग रहा है कि बच्चे को लगभग 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, मृत अवस्था में पहुँचे हुए। तो बड़ी ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। तो डॉक्टर का कहना है कि जब एग्जामिन किया गया तो ये लगा कि वो 6 घंटे पहले ही बोरवेल में दम तोड़ चुका था। बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये खबर है। ये बच्चा प्यारा सा जो आपको पहली तस्वीर में नजर आ रहा है, एक हादसे का शिकार होता है और लापरवाही का शिकार होता है। दरअसल एक बोरवेल में जो खोदा गया था वहां पर गिर गया और 20 घंटे तक इसको बचाने की कोशिश होती रही। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बच्चे की है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरी तस्वीर जब उसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे तुरंत बोरवेल से निकालकर अस्पताल ले गई टीमें, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। और उससे पहले जो कुछ कवायद चल रही थी कल दोपहर के बाद से, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मनोज ओझा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो मनोज, हम ये कहेंगे कि सारी कवायद धरी रह गई, क्योंकि अभी सत्य यही है कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। जी प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम प्रयास जो नाकाफी साबित हुए, जिस तरह से शासन प्रशासन ने इस मामले को बड़े गंभीरता से लिया, संज्ञान लिया था और उसके बाद तत्काल NDRF SDRF की टीमें महोबा के लिए रवाना की थी। इसके बाद जो जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सारी रात रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF SDRF का चला। उससे पहले जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासनिक अमला है, उन्होंने ग्रामीणों की मदद से, GC मशीनों की मदद से करीब 21 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वो सब धरा का धरा रह गया और अंततः उस 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत की जो कहीं ना कहीं मनोज, तो ये हादसा था या कहें कि किसी की लापरवाही जिसकी कीमत इस 4 साल के मासूम ने चुकाई है? तो अमूमन ये घटनाएं आती है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई उन पर नहीं होती जो इस तरह की लापरवाही करके बोरवेल के जो गड्ढे होते हैं उनको खुला छोड़ते हैं। शुक्रिया मनोज आपका। तो ये दर्दनाक खबर, दुखांत इसका हुआ, और 4 साल का बच्चा जब निकला बोरवेल से, जब उसको निकाला गया तो वो तब तक दम तोड़ चुका था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।